हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। तो आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड फर्स्ट ईयर मॉड्यूल 11 चैप्टर नेम है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के नीमी क्वेश्चन बैंक से एमसीक्यू पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये नीमी क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं, इसीलिए एंड ये वीडियो आईटी स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए एंड मेरे साथ साथ आंसर ट्राई कीजिए। तो देखते हैं क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इस मॉड्यूल के पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन 15 तक हम लोगों ने पढ़ा था। ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम 16 से 31 तक पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था, इसीलिए मैं इसको पार्ट पार्ट में ले रही हूँ ताकि आप इजीली देख सको, समझ सको। ओके, तो क्या है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। वाई एनपीएन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर प्रीफर ओवर द पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर के कंपैरिजन में एनपीएन ट्रांजिस्टर को ज़्यादा क्यों यूज़ किया जाता है, ज़्यादा क्यों प्रेफर किया जाता है। तो ऑप्शन ए है एनपीएन हैज़ लोअर स्विचिंग स्पीड। एनपीएन ट्रांजिस्टर की स्विचिंग स्पीड कम है। ऑप्शन बी एनपीएन हैज गुड बाइज स्टेबिलिटी, या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी, बाइज स्टेबिलिटी अच्छी है। ये एडवांटेजेस है एनपीएन ट्रांजिस्टर की। एंड देन ऑप्शन सी एनपीएन हैज हायर स्विचिंग स्पीड। एनपीएन ट्रांजिस्टर की स्विचिंग स्पीड हाई है। या फिर ऑप्शन डी लो ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा एनपीएन हैज हायर स्विचिंग स्पीड। एनपीएन ट्रांजिस्टर की स्विचिंग स्पीड हाई होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फास्ट होता है, इसलिए स्विचिंग स्पीड हाई होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एनपीएन हैज हायर स्विचिंग स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 है विच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू एम्पलीफाई सिग्नल्स फ्रॉम द माइक्रोफोन और ट्रांसड्यूसर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि माइक्रोफोन या ट्रांसड्यूसर सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए किस प्रकार का ट्रांजिस्टर यूज होता है। देखो, जो माइक्रोफोन का सिग्नल बहुत वीक होता है, तो वो वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए हम कौन सा ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए है लो पावर ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी मीडियम पावर ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी हाई पावर ट्रांजिस्टर एंड ऑप्शन डी है एपिटेक्सियल वर्सा वाट ट्रांजिस्टर। तो देखो, माइक्रोफोन और ट्रांसड्यूसर के वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए लो पावर ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question 18. What type of packaging is generally used to transistor utilize for low power amplification? मतलब लो पावर ट्रांजिस्टर को किस टाइप के पैकेजिंग में बनाया जाता है। तो ऑप्शन है मेटल पैकेजिंग, प्लास्टिक पैकेजिंग, सेरेमिक पैकेजिंग एंड प्लास्टिक पैकेजिंग विथ मेटल हीट सिंक। तो यहाँ पे देखो, लो पावर ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन के लिए प्लास्टिक पैकेजिंग यूज होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। और जो सेरेमिक पैकेजिंग है ये स्पेशल हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, और प्लास्टिक पैकेजिंग विथ मेटल हीट सिंक ये मीडियम पावर के लिए यूज होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, प्लास्टिक पैकेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ पैकेजिंग इज यूज टू ट्रांजिस्टर यूटिलाइज फॉर मीडियम पावर एम्पलीफिकेशन। वो था लो पावर के लिए और ये है मीडियम पावर के लिए। मतलब मीडियम पावर ट्रांजिस्टर में हीट ज्यादा होती है, तो किस पैकेजिंग का यूज होता है। तो देखो, ऑप्शन है प्लास्टिक पैकेजिंग विथ मेटल हीट सिंक, सेरेमिक पैकेजिंग, प्लास्टिक पैकेजिंग एंड मेटल पैकेजिंग। और देखो, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा प्लास्टिक पैकेजिंग विथ मेटल हीट सिंक, क्योंकि यहाँ पे हीट ज्यादा होती है। और ये जो ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर के ऊपर जो लगा है ये एल्यूमिनियम का, दिस इज कॉल्ड हीट सिंक। बहुत टाइप की हीट सिंक होते हैं, बट ट्रांजिस्टर में इस टाइप का भी हीट सिंक होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अच्छा, यहाँ पे हीट सिंक का मतलब क्या है। हीट सिंक है एक A heat sink is a device used to remove heat from electronic components like transistor, IC and power device to prevent them from overheating. हीट सिंक एक डिवाइस है जो हीट को रिमूव करता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से, जैसे कि ट्रांजिस्टर, आईसी एंड पावर। ऐसे जो डिवाइस है वहाँ जो हीट प्रोड्यूस होता है, वो हीट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग हीट सिंक यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which methods of coupling used in the transistor amplifier
सर्किट सोन, मतलब सर्किट में जो फिगर दिख रहा है, ये जो सर्किट दिख रहा है, इस सर्किट में ट्रांजिस्टर स्टेज को कनेक्ट करने के लिए कौन सा कपलिंग मेथड यूज होता है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? आरसी कपल्ड एंड ट्रांसफर कपल्ड। ट्रांसफर कपल्ड यहाँ पे नहीं है। ट्रांसफर कपल्ड एम्पलीफायर ये भी नहीं है। तो डायरेक्ट एंड आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, मतलब डायरेक्ट कपलिंग उसको कहते हैं ना जब एक ट्रांजिस्टर का आउटपुट सीधा वायर और रजिस्टर के थ्रू दूसरे ट्रांजिस्टर के इनपुट से कनेक्ट होता है बिना कैपेसिटर या ट्रांसफार्मर के, उसको डायरेक्ट कपलिंग बोलते हैं। यहाँ पे भी जो Q1 है, Q1 ट्रांजिस्टर डायरेक्टली कनेक्टेड है Q2 के साथ। Q1 का कलेक्टर Q2 के बेस में कनेक्टेड है डायरेक्टली। यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा है, ना कैपेसिटर ना रजिस्टर और ना ही ट्रांसफार्मर। तो ये कौन सा कपलिंग हुआ? डायरेक्ट कपलिंग। और ये आरसी कपल्ड एम्पलीफायर भी है, क्योंकि देखो यहाँ पर रजिस्टर R1 एंड 100 पिको फैराडे का एक कैपेसिटर लगा है, ये दोनों ही नेटवर्क में है, तो ये आरसी कपल्ड भी कहलाएगा। तो डायरेक्ट एंड आरसी कपल्ड एम्पलीफायर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। विच टाइप ऑफ एम्पलीफायर इन यूज टू ऑपरेट द लाउड स्पीकर? लाउड स्पीकर चलाने के लिए कौन सा एम्पलीफायर यूज होता है? तो ऑप्शन ए है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ऑप्शन बी रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर एंड ऑप्शन सी पावर एम्पलीफायर एंड डी वोल्टेज एम्पलीफायर। जो यहाँ पे इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है ये रेडियो रिसीवर के लिए यूज होता है, एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होती है, एंड पावर एम्पलीफायर हाई पावर के लिए यूज होती है जैसे कि स्पीकर, एंड वोल्टेज एम्पलीफायर वोल्टेज गेन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे हम लोग को लाउड स्पीकर ऑपरेट करना है तो पावर एम्पलीफायर यूज करेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ई इफ द वोल्टेज अक्रॉस इट is 1.2 volt and current following through it is 10 milliampere। मतलब यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है आर ई, एमीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज 1.2 वोल्ट है और उसके रजिस्टर में करंट 10 मिली एम्पेयर फ्लो हो रहा है। तो आर ई मतलब एमीटर रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे वोल्टेज है 1.2 वोल्ट, करंट है 10 मिली एम्पेयर एंड आर की वैल्यू हम लोग को निकालना है। ओके, तो इस क्वेश्चन को फाइंड करने से सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए हमारा वोल्टेज कितना है 1.2 वोल्ट एंड करंट कितना है 10 मिली एम्पियर, एंड हम लोग को फाइंड करना है एमीटर रेजिस्टेंस, राइट, जिसको हम लोग स्ट्रिप रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे जो यूनिट है, यहाँ पे यूनिट है यस, यहाँ पे वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट में, बट करंट का यूनिट है, करंट का यूनिट कितना है 10 मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर में है, तो इसको हम लोग सबसे पहले एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग ये 10 मिली एम्पियर को कन्वर्ट करेंगे। ये मिली एम्पियर का मतलब कितना होता है 10 टू द पावर -3, राइट, 10 टू द पावर -3। तो 10 टू द पावर -3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1000 इंटू ये 10 टू द पावर -3 को मैंने लिखा 1/1000 एंड 10 लिखा है 10 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 10। अब ये 10 और ये 10 को कैंसिल कर देती हूँ। अब कितना आंसर आया 1/100, राइट। अब ये 100 को अगर जब मैं पूरा 100 को अब डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 0.01 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना हुआ करंट को मिली एम्पियर से कन्वर्ट की मैं एम्पियर में, तो 0.01 आया। अब हम लोग फाइनल आंसर निकालते हैं एमीटर रेजिस्टेंस। तो एमीटर रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले कौन सा वैल्यू हम लोग को पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये सिंपल ओम्स लॉ का फॉर्मूला से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो फाइंड क्या करना था आर ई, सिर्फ रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, आर ई एमीटर रेजिस्टेंस इक्वल टू बी बाई आई। आर का फॉर्मूला क्या होता है आर इक्वल टू बी बाई आई। तो यहाँ पे वी कितना था, वी था 1.2 वोल्ट और करंट अभी हम लोगों ने कन्वर्ट करके कितना निकाला, कितना एम्पियर है 0.01 एम्पियर, राइट। अब आंसर कितना आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 120 ओम,
क्योंकि ये रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, है ना। तो करेक्ट आंसर आएगा 120 ओम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 120 ओम। ओके, क्वेश्चन 23 देखते हैं। व्हाट इज द वोल्टेज गेन इन ए ट्रांजिस्टर इफ द इनपुट वोल्टेज इन 40 मिलीवोल्ट एंड द आउटपुट वोल्टेज इन 3.6 वोल्ट। मतलब यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है वोल्टेज गेन कितना है। अगर ट्रांजिस्टर के इनपुट में 40 मिलीवोल्ट है एंड आउटपुट में 3.6 वोल्ट है, तो वोल्टेज गेन कितना होगा। वोल्टेज गेन का मतलब है यहाँ पे एम्पलीफायर में सिग्नल को कितना बड़ा किया है। मान लो कि मैं इनपुट में 10 वोल्ट देती हूँ और मुझे आउटपुट में वो कितना वोल्टेज मिलेगा, मतलब वो वोल्टेज को कितना गेन करता है, 15 वोल्ट किया या फिर 20 वोल्ट किया, जो भी आउटपुट में गेन होता है उसी को हम लोग यहाँ पे वोल्टेज गेन कहते हैं। तो इसको फाइंड करते हैं, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग को वोल्टेज गेन फाइंड करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज। जो कि यहाँ पे पहला इनपुट वोल्टेज कितना है 40 मिलीवोल्ट एंड आउटपुट वोल्टेज कितना है 3.6 वोल्ट। और वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या है, बी आउट, मतलब आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। तो ये सिंपल है। तो अब हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे देखो इनपुट वोल्टेज मिली वोल्ट में है और आउटपुट वोल्टेज 3.6 वोल्ट में है। तो अब दोनों को हम लोग को सेम करना होगा, या तो दोनों को मिली वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं या तो फिर वोल्ट में, लेकिन मैं यहाँ पे मिली वोल्ट को हटा रही हूँ, वोल्ट में कन्वर्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मिली वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 40 मिलीवोल्ट 40 मिलीवोल्ट को हम लोग कितने में कन्वर्ट करेंगे, वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो मिलीवोल्ट का मतलब कितना होता है, तो मिलीवोल्ट में हम मिलीवोल्ट को 40 मिलीवोल्ट को वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा। 40 में 10 टू द पावर -3 होता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1000, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 40 मिलीवोल्ट को कन्वर्ट करना है वोल्ट में, तो 40 इंटू 1/1000, ओके। ये 0 0 कैंसिल, और कितना होगा 4/100, कितना होगा 0.04 वोल्ट, राइट। अब हम लोग को मिली वोल्ट से, जब हम लोग मिली वोल्ट से वोल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 0.0 वोल्ट, ओके। अब हम फाइनली वोल्टेज गेन निकालते हैं। तो वोल्टेज गेन कितना है, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या था, इक्वल टू वोल्टेज गेन इक्वल टू बी आउट बाई बी इनपुट। तो वी आउट कितना है, आउटपुट वोल्टेज कितना था 3.6, 3.6 बाई, अब हमारा इनपुट वोल्टेज हम लोगों ने कितना कन्वर्ट किया था, कितना फाइंड किया 0.04, इक्वल टू यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा 90, ओके। आंसर है 90। मतलब एम्पलीफायर ने इनपुट वोल्टेज को 90 टाइम बड़ा कर दिया है, ओके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 90। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एम्पलीफायर सर्किट यूजिंग इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। मतलब जो एम्पलीफायर सर्किट में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस यूज होता है वो किस फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। ऑप्शन ए है वीडियो सिग्नल, ऑप्शन बी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ऑप्शन सी ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंड ऑप्शन डी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे काम करता है। एंड वीडियो सिग्नल ये बेसिकली टीवी और वीडियो ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। एंड जो हाई फ्रीक्वेंसी है ये इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस एम्पलीफायर सर्किट में, और ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ये मोस्टली आरसी कपल के लिए यूज होता है, आरसी कपलिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल।
अच्छा, क्वेश्चन 25 देखते हैं। व्हाट इज द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर? मतलब डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है? तो ऑप्शन है वेरी लो इनपुट इम्पीडेंस, वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस, एंड ऑप्शन सी मीडियम इनपुट इम्पीडेंस, एंड ऑप्शन डी यूनिटर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस। देखो, जो डार्लिंगटन है, डार्लिंगटन एक सर्किट है। डार्लिंगटन पेयर का इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है। डार्लिंगटन में दो ट्रांजिस्टर कॉम्बिनेशन होता है। आप देख सकते हैं फिगर में, दोनों ट्रांजिस्टर एक स्पेशल वे में कनेक्ट किया गया है, जिससे क्या होता है, जिससे इनपुट तो हाई होता ही है, उसका आउटपुट में भी हमें ज़्यादा करंट गेन मिलता है। दो दो ट्रांजिस्टर मिलकर हाई करंट गेन देता है। डार्लिंगटन पेयर का इनपुट इम्पीडेंस बहुत हाई होता है और आउटपुट में भी हमें हायर आउटपुट इम्पीडेंस भी मिलता है। इसका मेन काम है वीक सिग्नल को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करना। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बाइज इन ट्रांजिस्टर सर्किट? मतलब ट्रांजिस्टर सर्किट में बाइज यूज होता है, उसका एडवांटेजेस क्या है, मतलब उसका फायदा क्या है? तो ऑप्शन ए है प्रोवाइड्स पॉजिटिव फीडबैक। क्या पॉजिटिव फीडबैक प्रोवाइड्स करने के लिए? नेवर रीच सैचुरेशन रीजन, सैचुरेशन रीजन में ना पहुंचे इसके लिए। देखो, ट्रांजिस्टर का बेसिकली तीन रीजन होता है, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड एक्टिव रीजन। एक्टिव कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर ऑफ होता है, मतलब वो पूरा पूरी ऑलमोस्ट जीरो करंट उसमें फ्लो हो रहा है। ओके, देन सेकंड है सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन रीजन में सर्किट में पूरा सर्किट ट्रांजिस्टर फुल्ली ऑन होता है, तो ये एक स्विच की तरह काम करता है, पूरा सर्किट में करंट फ्लो होगा। एंड तीसरा है एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर ना ही फुल्ली ऑन होता है ना ही ऑफ होता है, वो मीडियम में होता है, मतलब इसमें एम्पलीफिकेशन सही से हो पाता है। प्रॉपर एम्पलीफिकेशन एक्टिव रीजन में ही होता है, तो ट्रांजिस्टर ना ही पूरा ऑन है ना ही पूरा ऑफ है। ओके, ट्रांजिस्टर का तीन रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड एक्टिव रीजन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा नेवर रीच सैचुरेशन रीजन। बाइजिंग इसलिए की जाती है, बाइजिंग करने का फायदा ये है कि प्रॉपर बाइजिंग अगर हम लोग ट्रांजिस्टर को करते हैं, एक्टिव रीजन में रहता है और सही से एम्पलीफिकेशन कर सकता है। बाइजिंग का काम इमीडिएटली सैचुरेशन में भेजना नहीं होता है, वो एक्टिव रीजन में रहेगा और एम्पलीफिकेशन प्रॉपरली कर सकता है। ऑप्शन सी है इजीली सेट सैचुरेटेड, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी गिव्स मैक्सिमम डिस्टॉर्शन, मैक्सिमम करने के लिए नहीं, काम करने के लिए बाइजिंग यूज किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है नेवर रीच सैचुरेशन। क्वेश्चन 27 देखते हैं। विच क्लास ऑफ एम्पलीफायर यूज्ड फिक्स्ड बाइज बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट एडवांटेज ऑफ ट्रांजिस्टर विल नेवर गो टू सैचुरेशन रीजन? मतलब कौन सा एम्पलीफायर क्लास ऐसा है जिसमें ट्रांजिस्टर को इस तरह बाइज किया जाता है कि वो सैचुरेशन रीजन में ना जाए, सैचुरेशन रीजन में रीच ना करे? तो ऑप्शन ए। अच्छा, यहाँ पे बाइजिंग का मतलब क्या है? मतलब ट्रांजिस्टर बाइजिंग का मतलब क्या होता है? ट्रांजिस्टर बाइजिंग का मतलब होता है ट्रांजिस्टर को प्रॉपर वोल्टेज और करंट देना, ताकि वो प्रॉपर एक्टिव रीजन में रहे और प्रॉपरली वो एम्पलीफिकेशन कर सके, इसलिए हम लोग बाइजिंग करते हैं। तो ऑप्शन ए है क्लास ए। मतलब ट्रांजिस्टर पूरे टाइम ऑन रहती है, 360 डिग्री सिग्नल कंडक्ट करती है इसमें। क्लास ए में ट्रांजिस्टर पूरे टाइम ऑन रहेगी और 360 डिग्री में कंडक्ट करता है। एफिशिएंसी बट इसमें कम होती है। एंड देन क्लास बी में सिर्फ हाफ साइकिल कंडक्ट करती है और हाफ साइकिल वो रेस्ट करती है, मतलब 180 डिग्री वो कंडक्शन करेगी और 180 डिग्री वो ऑफ रहेगी। इफिशिएंसी इसका बेस्ट होता है, मतलब ये एक्टिव रीजन में है, ऐसे ही काम करती है। अगर एम्पलीफिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे तो ये क्लास बी बेस्ट होता है। एंड देन क्लास ए बी इसमें क्लास ए प्लस क्लास बी का मिक्स है। 180 डिग्री से ये ज़्यादा कंडक्शन करती है बट 360 डिग्री से कम कंडक्शन देती है। एफिशिएंसी ठीक ठाक है इसका। तो एंड क्लास सी में इसमें बहुत कम कंडक्शन टाइम होती है, तो लेस देन 180 डिग्री के बराबर होती है। एफिशिएंसी इसका अच्छा है। तो करेक्ट आंसर हमारा है क्लास ए। क्लास एम्पलीफिकेशन ए एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर को ऐसे बाइज किया जाता है कि वो हमेशा ऑन रहे, एक्टिव रीजन में काम करे, सैचुरेशन में ना जाए। जब ट्रांजिस्टर फुली ऑन हो जाता है और स्विच की तरह बिहेव करता है, उसको सैचुरेशन बोलते हैं। और वो
सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा तो एम्प्लीफिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, सिग्नल डिस्टॉर्शन होगा। इसीलिए हम लोग हमेशा ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखते हैं ताकि वो प्रॉपरली एम्प्लीफिकेशन कर सके। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 28 देखते हैं। हाउ डज द वैल्यूज ऑफ बाइज रजिस्टर्स सिलेक्टेड फॉर कलेक्टर करंट इन क्लास बी एम्पलीफायर्स? मतलब क्लास बी एम्पलीफायर में बाइज रजिस्टर की वैल्यू करंट के लिए कैसे सिलेक्ट की जाती है? ऑप्शन ए है, फर्स्ट ऑप्शन है क्यू पॉइंट सेट स्लाइटली बिलो कट ऑफ, मतलब कट ऑफ नीचे, कट ऑफ से भी नीचे। या फिर ऑप्शन बी क्वेसेंट करंट एट मिड पॉइंट, क्या ट्रांजिस्टर की सिग्नल मिड पॉइंट में होनी चाहिए? या फिर क्वेसेंट करंट बियॉन्ड द कट ऑफ पॉइंट, मतलब ट्रांजिस्टर कट ऑफ पॉइंट को क्रॉस करके आगे जाना चाहिए, या फिर ट्रांजिस्टर को कट ऑफ के बिल्कुल पास थोड़ा सा ऊपर बाइज किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वेसेंट करंट ओवर द कट ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पैरामीटर ऑफ पैसिव कंपोनेंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला? मतलब कौन सा पैसिव कंपोनेंट पैरामीटर फॉर्मूला से कैलकुलेट किया जाता है? यहाँ पे मुझे मतलब कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है शायद, यहाँ पे फॉर्मूला होना चाहिए था, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब कौन सा आंसर होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, बट यहाँ पे इनकम्प्लीट है क्वेश्चन, पता चल रहा है। सो बट नीमी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर है ऑप्शन सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला भी याद कर लो एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी, तो जब जो भी फॉर्मूला होगा आप इजीली करेक्ट कर सकते हो कि वो कौन सा फॉर्मूला है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है XC इक्वल टू 1/2 पाई FC, और इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला है XL इक्वल टू 2 पाई FL। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी, नीमी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन 30, विच टाइप ऑफ एम्पलीफायर इज यूज टू ऑपरेट द लाउड स्पीकर? ये क्वेश्चन 21 में भी था, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आप मुझे आंसर दे सकते हैं कमेंट में, इसका आंसर क्या होगा। ओके, ये पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 31 नंबर है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सिलिकॉन ओवर जर्मेनियम फॉर ट्रांजिस्टर फैब्रिकेशन? मतलब ट्रांजिस्टर बनाने के लिए जर्मेनियम से ज्यादा सिलिकॉन क्यों यूज होती है, इसका फायदा क्या है? थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने पर भी ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट ज़्यादा चेंज ना हो और ट्रांजिस्टर स्टेबल रहे। तो ऑप्शन ए क्या है, लोअर थर्मल स्टेबिलिटी, मतलब क्या थर्मल स्टेबिलिटी लो है इसीलिए सिलिकॉन को ज़्यादा यूज़ की जाती है, या फिर हायर थर्मल स्टेबिलिटी है इसलिए यूज़ की जाती है, या फिर लोअर ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑपरेटिंग लो है इसीलिए, या फिर हायर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, या फिर एम्प्लीफिकेशन फैक्टर हाई है इसलिए यूज़ होती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है हायर थर्मल स्टेबिलिटी, क्योंकि ये हीट को बेटर हैंडल कर सकती है एंड स्टेबल आउटपुट देती है एंड लीकेज करंट भी कम फ्लो होता है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। बस आज की मॉड्यूल में इतना ही क्वेश्चन थे, इन्हें ध्यान से पढ़िए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पार्ट 3 में हम 32 से 47 तक नीमी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रांजिस्टर का, जिसमें हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। देन इन द नेक्स्ट मॉड्यूल वी विल डू ऑसिलेटर MCQ। सो एग्जाम ओरिएंटेड MCQ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।